एक छोटा सा अंतर होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। जैसे हम मान लीजिए अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जहाँ पर हम कार्बन ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लिबरेट करते हैं। ठीक है। तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात होती है तो रेस्पिरेशन में हमें क्या करना होता है कि रेस्पिरेशन में एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाने के बाद में पूरे के पूरे फूड को वो डाइजेस्ट करती है, ऑक्सीजन। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को ब्रेक करना, डिवाइड करना, उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो तो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है और ब्रीदिंग होता है सिर्फ और सिर्फ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ये देखिएगा, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे रेस्पिरेशन की। नोट करिए इसमें। अम, इसमें नोट करें, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड the process of releasing energy from food is called respiration. The process of releasing energy from food is called respiration. Next point लिखेंगे, when oxygen burns the food in the cells of the body, when oxygen burns the food, when oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, in the cells of the body to release energy, when oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, comma, then carbon dioxide and water are produced as waste products. Then carbon dioxide and then carbon dioxide and water are produced then carbon dioxide and water are produced as waste products. देखिए पूरा का पूरा ये एक प्रोसेस है, आप नोट करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। Then carbon dioxide and water are produced as waste products which are to be eliminated from the body, which are to be which are to be eliminated which are to be eliminated from the body, which are to be eliminated from the body. फिर नेक्स्ट लिखेंगे, the process of respiration involves the process of respiration involves taking in oxygen of air, the process of respiration the process of respiration involves the process of respiration involves taking in oxygen of air into the cells, taking in oxygen of air taking in oxygen taking in oxygen of air into the cells of air into the cells comma, using it for releasing energy
comma using it for releasing energy, using it for releasing energy by burning food and then eliminating, or releasing energy by burning food burning food and then eliminating the waste products, and then eliminating the waste products, and then eliminating the waste products, carbon dioxide and water from the body, carbon dioxide and water from the carbon dioxide and water from the body. Full stop. The process of respiration can be written in the form of a word equation. आगे लिख रहा हूँ इस तरफ. The process of respiration can be written in the form of a word equation as follows. वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन ये है जहां पर हम कोई केमिकल कंपाउंड का नाम ना लिखकर सिर्फ वर्ड्स लिखते हैं उसके, है ना, सिर्फ उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं. देखिएगा कैसे. जैसे ये है फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, इतना नोट करिएगा और समझिएगा इसको कि ये प्रोसेस है क्या. अब देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. फूड में से जो एनर्जी रिलीज होती है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड में से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं. सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर देना, छोड़ देना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता. रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. हमने जो फूड खाया है, जो हमने खाना खाया है, मान लीजिए अगर दाल रोटी सब्जी रखी हुई है, तो वो एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करती है? वो क्या उनके अंदर एनर्जी होती है? क्या उनके अंदर एनर्जी होती है कि वो मतलब ताकत निकलती है उनके अंदर से? ऐसा नहीं है. क्या है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता, जब तक ऑक्सीजन इस फूड को बर्न नहीं करता, तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलती. और वो प्रोसेस भी ऐसा है कि जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तब पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, जो है वो जो मैकेनिज्म है वही हमारा जो पूरा हमने न्यूट्रिशन वाला देखा था, जिसमें इनटेक है, इनटेक के बाद में डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन के बाद में आपका एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है. तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये बिना रेस्पिरेशन के यानी कि बिना ऑक्सीजन के ये पॉसिबल ही नहीं है.
तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर गया है, तो वो सांस लेने पर ही ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। वो उस फूड का डाइजेशन करती है, मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती है, और फिर हमको धीरे 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 एनर्जी मिलनी शुरू होती है। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स which are to be eliminated from the body. जब ऑक्सीजन बर्न करती है फूड को इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, जब ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न करती है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर एनर्जी रिलीज करने के लिए जब वो फूड को बर्न करती है, तब दो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू मतलब हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है वो। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो आपने सर्दियों में ये चीज़ महसूस करी होगी कि जब आपकी सांस बाहर जाती है तो सांस के साथ थोड़े बहुत वाटर वेपर्स भी जाते हैं। तो थोड़े बहुत वाटर वेपर्स तो हमारी जो सांस है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस के साथ बाहर निकल जाते हैं, और बाकी का जो वाटर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यूरिन के रास्ते बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है वो फूड को बर्न करती है, तो दो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जिसको बॉडी से बाहर निकलना होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को बॉडी से बाहर निकलना होता है। फिर डिटेल्ड डेफिनेशन है इसी की, रेस्पिरेशन की। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर की ऑक्सीजन को लेना, एक तो ये है इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, into the cells, using it for releasing energy by burning food, उस ऑक्सीजन को यूज करना by to release energy by burning food, and then eliminating the waste products carbon dioxide and water from the body, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसको रिलीज करना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन में ही आता है। बताइए बेटा, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। ये जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? बॉडी के अंदर क्या था? फूड था। फूड में क्या, किस चीज का एडिशन हुआ? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कहाँ से आई? एयर से। तो फूड में क्या एडिशन हो गया? ऑक्सीजन का। फूड में जब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक वाटर जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और तीसरा, एनर्जी। एनर्जी क्या है? जो हम बोल रहे हैं। एनर्जी क्या है? जो हम चल रहे हैं, जो हम किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी कैसे रिलीज हुई? खाना खाया, और खाने को जब ऑक्सीजन ने डाइजेस्ट करा, रेस्पिरेशन हुआ, तो तब एनर्जी रिलीज हुई। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे, एक इसमें डायग्राम बनाएंगे बेटा। एक डायग्राम देखिएगा। ये बड़ा सा आप एक सेल बना दीजिए, और यहाँ बीच में, वही सेल में सब, सेल में बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बना दीजिए। फिर हम ये कहेंगे कि सेल को क्या क्या मिल रहा है? एक तो फूड मिल रहा है, या ग्लूकोज बोल दीजिए। तो एक तो सेल को ये मिल रहा है, फूड मिल रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये मिल रहा है। उसके बाद रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी को इस तरीके से क्यों बनाया है? एनर्जी को इस तरह से इस वजह से बनाया है क्योंकि ये एक डायनामिक थिंग होती है। डायनामिक थिंग मतलब एनर्जी विच कीप्स यू इन मोशन। तो इसलिए डायनामिक थिंग को बनाने के लिए इस तरीके का डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि कुछ किसी तरीके का जैसे एक्सप्लोजन हो रहा हो। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी कुछ ऐसी मिलेगी कि आप सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे। सारी चीजें काम करेंगी, हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा, आप चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें फूड से आती हैं। और फूड, अकेले फूड से बात नहीं बनती। जब तक आप सांस नहीं लेंगे तब तक वो फूड का तब तक उस फूड का पूरा प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी आपको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगी। बताइए बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगला आप टॉपिक लिखेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ये मिटा रहा हूं इधर से। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में नोट करिएगा। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। द मैकेनिज्म by which the mechanism by which organisms obtain oxygen from the air, by which organisms obtain oxygen, organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide, obtain oxygen from the air and release carbon dioxide, release carbon dioxide and release carbon dioxide is called breathing, is called is called breathing, full stop. While
while respiration includes breathing as well as the oxidation of food, while respiration includes breathing as well as the oxidation includes breathing as well as the oxidation of food in the cells of the organism, oxidation of food in the cells of the organism, oxidation of food in the cells of the organism, to release energy, to release energy, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद सेकंड लिखेंगे, हमें कंपैरिजन जो करना है, तो ये फर्स्ट पार्ट में इस तरह से कंपैरिजन करा। सेकंड में आप लिखें ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, breathing is a physical process, whereas respiration also includes biochemical process of oxidation of food. Whereas respiration, breathing is a physical process, whereas respiration also includes biochemical process. Respiration also includes biochemical process, of oxidation of food, of oxidation of food. ये सेकंड डिफरेंस हो गया। उसके बाद में थर्ड लिखेंगे, थर्ड नोट करेंगे, थर्ड लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, the process of breathing involves the process of breathing involves the lungs of the organism, comma, whereas the process of respiration, comma, while the process of respiration also involves the mitochondria in the cells, also involves the mitochondria, also involves the mitochondria in the cells, where food is oxidized to release energy, where food is oxidized
where food is oxidized to release energy। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस हैं। ये तीन डिफरेंसेस देखिएगा, मेजरली तो समझ में आ ही गए होंगे, जो आप नोट कर रहे हैं, नोट करते हुए ही मेजर तो डिफरेंसेस समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी देखिएगा। पहला है द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वो जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर से, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को जो ऑब्टेन करते हैं, उसको ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्रीदिंग। While respiration includes breathing as well as oxidation of food in the cells of the organism to release energy। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो होती ही होती है, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये तो होता ही होता है। साथ में एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के सेल में जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी, ये काम भी होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पर भी, फिजिकल प्रोसेस का मतलब है जहाँ पर भी न्यू सब्सटेंसेस, कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं, नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसको हम बोल देते हैं फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर इन नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो इसलिए ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लिया, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट थी, वो बाहर निकल गई। तो ये तो हो गया हमारा ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है फूड का। फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब फूड की बर्निंग, तो ये किसमें होता है, रेस्पिरेशन में होता है। तो ब्रीदिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? बताइए बेटा, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं डिफरेंसेस के रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में? यस सर। Yes. ठीक है जी, थर्ड देखते हैं। फिर थर्ड है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में केवल और केवल लंग्स का काम होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स। वेयर एज अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेल्स वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। तो वहां पर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पूरा ही सेल उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि किस तरह से फूड बर्न होगा और किस तरीके से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरा काम जो है ये रेस्पिरेशन में होता है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. सभी को इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, फिर करता हूँ कंटिन्यू। 1 मिनट वेट करें सब। अच्छा, मेरी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना इस तरफ से? नो सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे, हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। How energy released how energy released during how energy released during respiration how energy released during respiration is stored। भाई रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो गई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होती है, कैसे होती है स्टोर, ये देखना है। तो 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन the energy produced during respiration
The energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body. Is energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body. In the cells of the body. And and used by the body as and when required as and when required as and when required. इसके बाद में हम लिखेंगे ADP is a substance called adenosine diphosphate. इसके बाद में आप ना एक यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए ADP और यहाँ पर लिखें ADP is a substance called adenosine diphosphate called adenosine diphosphate ADP is a substance called adenosine diphosphate. The molecules of ADP are present in a cell. The molecules of ADP are present. Molecules of ADP are present in a cell. Molecules of ADP are present in a cell. Full stop. ADP has low energy content. ADP has low energy content. ADP has low energy content. Full stop. फिर अगला लिखेंगे हम कि ATP, एक चीज होती है ATP जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना ATP मॉलिक्यूल्स, तो एक होता है सब्सटेंस ATP, तो लिखेंगे A कैपिटल T कैपिटल P ATP, इसके बारे में लिखिएगा ATP is a substance called ATP is a substance ATP is a substance called adenosine ATP is a substance called adenosine triphosphate full stop. It is also present inside a cell. It is also present inside a cell. Full stop. ATP has a high energy content.
ATP has a high energy content। अब देखिएगा, हम ना ये जानते हैं, हमने एक सीधे सीधा एक हमने एक सेंटेंस में हमने ये चीज बोल दी कि जो हमारा रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमने सीधा सीधा ये बोला कि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है जो एनर्जी है ना। ये हमने सीधा सीधा एक चीज बोल दी। अच्छा, एंड इट इज यूज बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो एनर्जी है बॉडी को जब जरूरत होती है तब बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी कोई काम करने की, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो उठना चाहिए और उठ के मुझे कुछ सामान रखा हुआ है बाहर, उसको जाकर मुझे रूम के अंदर लेकर आना है। तो वो जो मैं उठता हूँ, तो वो जो हम उठते हैं तो वो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड थे। उन मॉलिक्यूल्स का नाम हमने रखा हुआ था, उन मॉलिक्यूल्स का नाम था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स थे, एटीपी मॉलिक्यूल्स ने जैसे ही मेरे को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब मुझे लगा कि अच्छा मुझे इस रूम से उठकर जाना है दूसरे रूम में, वहां पर एक बुक रखी हुई थी, मुझे वो बुक लेकर आनी है, तो जैसे ही मैं दूसरे रूम में जाता हूँ और बुक लेकर आता हूँ, तो दूसरे रूम में जाने के लिए जो मैं उठता हूँ वो एनर्जी, हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड थे, वो एकदम से एनर्जी रिलीज करते हैं और हम उठते हैं और बुक लेकर आ जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं। तो तब हमको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी भी एटीपी मॉलिक्यूल्स ही उनको रिलीज करते रहते हैं। क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, तो बैठने में मुझे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि मैं कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे दिमाग की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो उसमें जितना हमको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते रहते हैं विद टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करता हूँ एडीपी की। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हैं और ये एडीपी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मुझे ये जानने की ज़रूरत है। तो देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड होता है, उसको हम बोल देते हैं फॉस्फेट। जैसे आपने देखा होगा CuSO4, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है सल्फेट, होता है कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से अगर मैं Cu2PO4 थ्राइस अगर मैं ये करूं, तो ये होता है कॉपर का फॉस्फेट। तो इसी तरीके से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है दो, दो मॉलिक्यूल्स अगर होंगे उसमें तो वो कहलाएगा डाई। तो आप ये देखिएगा, एडिनोसिन डाइफॉ एटीपी एडीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन अ सेल। जो एडीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये है एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट। जो एडीपी होता है, एडीपी का जो एनर्जी कंटेंट होता है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है। सीधी सीधी बात है भाई, डाईफॉस्फेट है, तो डाई का मतलब क्या है कि उसमें फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे, तो इसलिए उसके अंदर एनर्जी थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट में क्योंकि फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, भाई डाई का मतलब हो गया 2 और ट्राई का मतलब हो गया 3, तो उसमें फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल देते हैं। और जब उसमें मॉलिक्यूल्स तीन मौजूद हैं तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी कंटेंट भी ज़्यादा होगा डाई के कंपेरिजन में। ठीक है, बैठिए। तो ATP is a substance called adenosine triphosphate. It is also present inside a cell. ये भी बॉडी के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ATP हैज अ हाई एनर्जी कंटेंट। सीधी बात है, इसमें फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें एनर्जी कंटेंट दो मॉलिक्यूल्स यानी कि डाईफॉस्फेट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। सर एडीपी एनर्जी की वजह से एटीपी बन जाता है। दोबारा बोलो। सर एडीपी एनर्जी के मीडियम से एटीपी बन जाता है। बिल्कुल, पहले जो एडीपी है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करा जा सकता है। देखिए एडीपी पहले से बॉडी के अंदर मौजूद है जिसका एनर्जी कंटेंट लो है, फिर हम कुछ भी खाना खाते हैं, हमने कुछ भी दाल रोटी सब्जी कुछ भी हमने खाया, तो जैसे ही हमने खाया खाना, तो उस खाने में से जब रेस्पिरेशन होता है
तो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है, जो रेस्पिरेशन में हम ब्रीद करते हैं ना, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है, यानी कि बर्न करती है। ऑक्सीडेशन मतलब बर्निंग। तो वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज करके जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जब डाई फॉस्फेट में जुड़ जाते हैं, तो डाई फॉस्फेट में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी जुड़ेगा तो वो ट्राई फॉस्फेट बना देगा, मतलब 2 की जगह 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इस तरह से एटीपी रिलीज होता है। और जब एडीपी में फॉस्फेट जुड़कर एटीपी बनता है, तो सीधी सीधी बात है वो ट्राईफॉस्फेट है, उसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा। दैट्स वाई पहले मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एडीपी मौजूद था, और फिर क्या हुआ कि हमने कुछ खाना खाया, खाना खाने से वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया। एडीपी की प्रॉपर्टी है कि उसमें लो एनर्जी कंटेंट होता है, एटीपी की प्रॉपर्टी है कि उसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है। इसीलिए खाना खाते ही, अगर मुझे भूख लगी हुई है, खाना खाते ही थोड़ी ही देर में हमें थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होने लगता है कि हाँ, नाउ वी कैन डू समथिंग, नाउ वी कैन डू सम वर्क। तो ये जो रीज़न है, इसी रीज़न से मतलब हम खुद पर्सनली हम ये फील कर सकते हैं कि जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो तब हमारी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और एटीपी एक हाई एनर्जी कंटेंट वाला सब्सटेंस है, और उस चीज़ को हम फील भी करते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्लियर है अमन? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आप नोट करेंगे, इसके ना 2 स्टेप्स हैं। पहला लिखेंगे द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड during respiration is used to make ATP molecules. The energy released during respiration is used to make the energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP, ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. And inorganic phosphate. बस इतना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ओके। हाँ जी।